नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम विद्यापति के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने विद्यापति के 2 पदों की व्याख्या की थी। तो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित विद्यापति की जो आगे के पद है, आज हम उनकी व्याख्या करेंगे। तो विद्यापति, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि वे भक्त और श्रृंगारी कवि दोनों ही रूपों में अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए थे। जहां उनके भक्ति परक पदों को देखकर भक्तजन आत्मविभोर हो जाते थे, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु उनके भक्ति परक गीतों को गाकर अचेतन अवस्था में चले जाते थे, इतने तन्मय हो जाते थे कि वे सब कुछ भुला देते थे। और वहीं दूसरी ओर उनके जो श्रृंगारी पद हैं, श्रृंगार परक पद हैं, वे भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं। वे कोई आवरण लेकर नहीं चलते, वे श्रृंगार का उन्मुक्त रूप में, एक कलात्मक साहित्यिक रूप में वर्णन प्रस्तुत करते हैं। और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही बड़ा ही सुंदर चित्रण विद्यापति करते हैं। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन मुख्य रूप से संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन, और नायिका में भी विशेष रूप से नवांकुरिता यौवना नायिका के सौंदर्य का वर्णन, वह नायिका जिसका अभी शैशव पूरी तरह से गया नहीं है और यौवन पूरी तरह से आया नहीं है। तो उन दोनों के जो मध्य का काल है, अभी शिशुता की झलक भी है और यौवन भी पदार्पण कर रहा है, तो इसे कहते हैं वया संधि। और इस वया संधि के बारे में आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में का लक्षण दिए हैं। रसमंजरीकार भानुदत्त ने रसमंजरी में नवांकुरित यौवना नायिका के लक्षण दिए वया संधि के रूप में। तो इसी वया संधि का वर्णन विद्यापति अपनी पदावली में करते हैं। तो राधा जो किशोरी नायिका है, किशोरावस्था में है, अभी उसका शैशव पूरी तरह से गया नहीं है और युवावस्था आई नहीं है, तो उस समय जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, चेष्टाओं में, हाव भाव में जो परिवर्तन होता है, उसका एक बड़ा ही सुंदर सजीव चित्र विद्यापति अपने इस पद में प्रस्तुत करते हैं। पद देखिए मित्रों। सैसव जौबन दर्शन भेल, दुहु दल मिबले दंद परिगेल, कबहु बांधे कच कबहु बिथारी, कबहु झांपे अंग कबहु उघारी, अति थिर नयन अथिर कछु भेल। सैसव जौवन दर्शन भेल, कि शैशव और यौवन दोनों परस्पर मिल रहे हैं। एक और शैशव है और दूसरी ओर यौवन या युवावस्था वो प्रवेश कर रही है, पदार्पण कर रही है। तो दुहु दल बले, दोनों दलों की सेना में, एक और शैशव की सेना है और दूसरी ओर यौवन की सेना है। तो दुहु दल बले, दोनों दलों के बल में, दोनों दलों की सेना में दंद परिगेल, द्वंद्व हो गया, उनमें आपस में परस्पर भिड़ गए। कबहु, अब जब दोनों में द्वंद्व पड़ता है तो कभी शिशुता हावी होती है और कभी यौवन हावी होता है। तो उन दोनों के प्रभाव स्वरूप जो नायिका की चेष्टाएं हैं वो कैसे बदलती रहती हैं, उसके हाव भाव किस रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, इसका बड़ा सुंदर चित्रण विद्यापति कर रहे हैं। कबहु बांधे कच कबहु बिथारी, कच होता है बाल, कभी वे अपने सिर के बालों को बांध लेती है, चोटी बना लेती है। कबहु बिथारी, कभी उन्हें खुला छोड़ देती है, खुले कर देती है, तो वो समझ नहीं पाती। कभी उसका मन करता है कि मैं बाल खोल दूं, कभी उसका मन करता है कि मैं बाल बांध दूं। कबहु झांपे अंग, कभी लज्जा के कारण अपने अंगों को ढक लेती है, आंचल में छुपा लेती है। कबहु उघारी,
कभी अपने अंगों से आंचल हटा लेती है, वक्षस्थल से आंचल को हटा देती है। अतिथिर नयन, उसकी आंखें जो पहले स्थिर हुआ करती थी, अथिर कछु भेल, वे अब कुछ कुछ अस्थिर हो गई है। अस्थिर से अभिप्राय चंचल। तो जैसे किशोरावस्था आती है तो आंखों में एक चंचलता का भाव आ जाता है, आंखों में अस्थिर हो जाते हैं, वो बार बार इधर उधर चंचल रूप में इधर उधर घूमती रहती है, कुछ ढूंढती रहती है। तो अतिथिर नयन, वे नयन, वे आंखें जो पुतलियां आंखों की स्थिर हुआ करती थी, अब कुछ कुछ अथिर हो गई है, अस्थिर हो गई है, चंचल हो गई है। उरज उदय थल लालिम देल, चंचल चरण चित चंचल भान। और उरज उदय थल, जो स्तन है उसके, उनके जो उदय का स्थल है वहां पर हल्की हल्की लालिम देल, लालिमा आ गई है। चंचल चरण चित चंचल भान, पहले चरण पैर चंचल हुआ करते थे। बाल्यकाल में हम देखते हैं कि बच्चे कभी भी घर में टिक कर नहीं बैठते हैं, वो स्थिर नहीं रहते हैं, वो दौड़ते ही रहते हैं, भागते रहते हैं। तो वो चरण जो चंचल हुआ करते थे, चरण जो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, अब वो चरणों की चंचलता आंखों ने ले ली है, चित्त ने ले लिया, मन ने ले लिया। चित्त चंचल भान, अब उसका चित्त चंचल हो गया, अब उसका चित्त, उसका मन स्थिर नहीं रहता है। जागल मन सिज मुदित नयन। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर कामदेव के लिए मनसिज शब्द का प्रयोग हुआ है। मन में उत्पन्न होने वाला, काम भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, इसलिए कामदेव का एक नाम मनसिज भी होता है। तो मन में उत्पन्न होने के कारण वो कामदेव, वो काम भावनाएं जो मुदित नयन, आंखें बंद करके सुप्त अवस्था में थी, जागल, अब जाग गई है। तो जैसे ही किशोरावस्था आती है, यौवन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसके मन के भीतर जो काम भावनाएं हैं वो उदय होने लगती है, वो जागने लगती है, उद्दीप्त नहीं होती है। मित्रों, यही नवांकुरित यौवना नायिका का और यौवना नायिका का अंतर है। जो किशोरावस्था में है, अभी नवांकुरित यौवना नायिका है, उसमें काम भावनाएं अभी उदय हो रही है, जागृत हो रही है। इसीलिए विद्यापति कहते हैं जागल मन सिज मुदित नयन। जो सुप्त अवस्था में थी, आंखें बंद करके सोई हुई थी, वे काम भावनाएं अब जाग गई है। विद्यापति कह सुनो बर कान। अब ये एक सखी, एक दूती कृष्ण के पास जाकर के राधा के सौंदर्य का वर्णन कर रही थी, राधा की वया संधि का चित्रण कर रही थी। तो अब वे कान कृष्ण को कहती है कि हे श्रेष्ठ कान्हा, हे कन्हैया, हे कृष्ण, सुनो, धैर्य धर, अपने मन में धैर्य धारण करो। कि जब उसने राधा के सौंदर्य के बारे में, उसकी वया संधि के बारे में सुना, तो वे अपना धैर्य खो बैठे। तो सखी वहां उनको कहती है धैर्य धर, धैर्य को धारण करो, मिलाब आन, मैं ला करके राधा को तुमसे मिला दूंगी, राधा से तुम्हारा मिलन करा दूंगी, इसलिए अभी अपने मन में धैर्य धारण करो। तो ये राधा के सौंदर्य का चित्रण है। स्वाभाविक ये श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, और श्रृंगार रस के अंतर्गत नवांकुरित यौवना नायिका के सौंदर्य का चित्रण कवि ने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि हमारी आंखों के सामने एक बिंब, एक दृश्य बिंब प्रस्तुत हो जाता है, एक अपूर्व सुंदरी का एक सौंदर्य चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। और विद्यापति तो प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, और सौंदर्य का इतना सूक्ष्म, इतनी गहराई से उन्होंने वर्णन किया है, उसका चित्रण किया है। एक एक अप्रस्तुत विधान उनका देखने वाला होता है। रमणीय कल्पना है, रमणीय उपमानो योजना है उनकी। तो एक एक उपमान उनका सुंदर, मौलिक और अप्रतिम है। तो यहाँ भी जैसे काम भावनाएं जब जागृत होती है, तो किस तरह की शारीरिक चेष्टाएं हो जाती हैं,
किस तरह से शारीरिक परिवर्तन आते हैं और कैसे मानसिक हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है, उसका एक सुंदर चित्रण इस पद में प्रस्तुत किया है। ये पद मित्रों रामवृक्ष बेनीपुरी संपादित विद्यापति पदावली का 5वां पद है। अब हम अगले पद की बात करेंगे। अच्छा, इसी वया संधि की जब हम बात कर रहे थे तो वया संधि का जो वर्णन हमें संस्कृत परंपरा से मिल रहा था, परंपरा से जो जयदेव के गीत गोविंद में भी मिलता है, कालिदास भी जिसका चित्रण करते हैं और संस्कृत के आचार्य कवियों ने जिनके लक्षण दिए, वही वर्णन विद्यापति ने किया। विद्यापति ने उसी वया संधि का चित्रण इस पद में किया है। और ये एक पद ही नहीं, ऐसे अनेक पद है जो विद्यापति वया संधि का चित्रण करते हैं। और सैसव जौवन दर्शन भेल, यही पहला चरण ही यही है हर पद का। और इसी का प्रभाव आगे चल करके बिहारी पर हम देखते हैं, रीतिकालीन कवियों पर देखते हैं। जिस वया संधि का वर्णन विद्यापति करते हैं वही वर्णन बिहारी ने भी किया है। बिहारी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, छुटी न सिसुता की झलक, झलकियो जौवन अंग, दीपति देह दुहुन मिली, दीपति ताफता रंग। ताफता रंग, वो जो एक स्वर्णिम आभा लियो हुए, एक जो जिसको कहते हैं कि कांति आ जाना, ग्लो आ जाना, वे भाव उस वया संधि के सौंदर्य का आता है। और राधा की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, राधा के जो हाव भाव हैं, उसका बड़ा सुंदर चित्रण विद्यापति अपनी पदावली में करते हैं। एक अन्य पद में वो जब बड़ा सुंदर एक ध्वन्यात्मक बिंब प्रस्तुत करते हैं, खन खन नयन कौन अनुसरही, खन खन बसन धूलि तनु भरही, खन खन दसन छटा छुटहास, खन खन दसन आगे गहुबास। तो ये जो खने 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 वाली जो एक ध्वन्यात्मक सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं और किस तरह से नेत्रों में, दांतों की छटा में और दृष्टि में कैसा परिवर्तन आ जाता है, उसका बड़ा मनमोहक, बड़ा मनोहारी चित्रण विद्यापति अपने पद में करते हैं। इसी तरह से अब हम आगे दूसरा देखते हैं। विद्यापति ने अपनी नायिका के नखशिक सौंदर्य का वर्णन किया है। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नखशिक सौंदर्य वर्णन भी महत्वपूर्ण होता है। पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक एक एक अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का चित्रण करना नखशिक सौंदर्य वर्णन कहलाता है। और विद्यापति ने भी राधा के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन अप्रस्तुत विधानों के माध्यम से एक रमणीय कल्पना का प्रयोग करते हुए मनोहारी रूप में प्रस्तुत किया है। पीन पयोधर दूबरी गता, मेरु उपजल कनक लता, एक कान तोरी दुहाई, अति अपूरब देखली राई, मुख मनोहर अधर रंगे, फुल्लली मधुरी कमल संगे। राधा की एक सखी ने राधा को देखा, उसके सौंदर्य को देखा और वे कृष्ण के पास आती है और उस राधा के सौंदर्य का चित्रण कृष्ण के समक्ष करती है। जब वे बताने लगती है तो उसे लगता है कि कृष्ण को मुझ पर विश्वास नहीं है, कि वे मेरी बात को ठीक नहीं मान रहा। उसे लग रहा है कि मैं जो कह रही हूँ वो सही नहीं है। तो वे, जैसे हम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए कहते हैं कि मैं शपथ से कह रही हूँ, मैं कसम देकर कह रही हूँ, ऐसे ही वे सखी पे कहती है, एक कान तोरी दुहाई, कि हे कान्हा, मैं तेरी दुहाई दे करके, तेरी शपथ लेकर के कहती हूँ कि जो मैं देख करके आई हूँ, जिस मैं सुंदरता की वर्णन करने जा रही हूँ, वो सत्य है। वो इस सुंदरी के अति अपूर्व, अत्यधिक अपूर्व है, अप्रतिम सौंदर्य से युक्त है। देखली राई, ऐसी राधा को मैं देख करके आई हूँ, ऐसी उस सुंदरी को मैं देख करके आई हूँ। तो ये कान्हा को पहले, कृष्ण को पहले अपनी बात से आश्वस्त करती है कि जो मैं कहने जा रही हूँ वे पूर्णतया सत्य है, वही उसका सौंदर्य है। फिर वह उसके सौंदर्य का, उसके नक्षिक सौंदर्य का वर्णन करती है। पीन पयोधर दूबरी गता, उसकी जो पयोधर स्तन है वो पीन, पुष्ट है, हृष्ट पुष्ट है, स्थूल है।
और दूबरी गता, गता मतलब अंग, गात, शरीर, उसकी कमर, वो दूबरी, दुर्बल, दुबल है, क्षीण कमर है, और उसके ऊपर स्तन हृष्ट पुष्ट है। और वो कैसे प्रतीत होते हैं? मानो मेरु उपजल कनक लता, कनक लता, स्वर्ण लता के ऊपर दो मेरु उग आए हो। मेरु हो गए, पर्वत हो गए, पीन पयोधर, और कनक लता हो गया दूबरी गता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ण लता के ऊपर दो सुमेरु उग आए हैं। ये बिल्कुल मौलिक कवि की कल्पना है, मौलिक उनका प्रस्तुत विधान है। तो मुख मनोहर आधर रंगे, मुख उनका कैसा है? मनोहर, मन को आकर्षित करने वाला, मन को हर लेने वाला। जो उसकी मुख छवि को देखता है उसका मन आकर्षित हो जाता है, वो मन को हर लेने वाला है। अधर रंगे, उसके होठ स्वाभाविक रूप से लालिमा लिए हुए, रंगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है फुलली मधुरी कमल संगे, कि कमल के साथ मधुरी के लाल लाल फूल खिल आए हैं। मुख जो है राधा का मुख वो कमल है, और उसके जो होठ हैं जो लालिमा लिए हुए हैं वो मधुरी के फूल है। मधुरी के फूल लाल लाल रंग के, बिहार में विशेष रूप से ये वृक्ष पाए जाते हैं, और उनके फूल छोटे छोटे लाल रंग के होते हैं, सुंदर फूल होते हैं। तो उसके साथ कवि उपमा देते हैं कि मुख मनोहर, मुख तो मनोहारी है, और होठ जो है वो हल्की लालिमा लिए हुए स्वाभाविक रूप से रंगे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कमल के साथ मधुरी के फूल खिले हुए हो, खिलाए हो। फिर कहते हैं लोचन जुगल भृंग आकारे, मधुक मातल उड़े न पारे। दोनों जो उसके लोचन, नेत्र है, आंखें हैं, नयन है, वो भृंग, दो भंवरे हैं, भंवरों के आकार के हैं, जो मधुक, मधु का पान करके, उसके कमल के मुख का पान करके मातल, उन्मत्त हो गए हैं। मधु का पान करके उन्मत्त हो गए हैं, उड़े न पा रहे, वो उड़ने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे, उड़ नहीं पा रहे। भंवरे उड़ जाते हैं, परंतु ये लोचन जुगल जो है, दोनों जो आंखें हैं, वो ऐसे भंवरे हैं जो मधु का पान करके वहीं स्थिर हो गए हैं, वहीं रुक गए हैं, उड़े न पा रहे, वो उड़ने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे। भौवक कथा पूछहु जनु, मदन जोड़ल काजर धन। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा प्रस्तुत की है कि जो भौए हैं उनके बारे में तो मुझसे पूछो ही मत, पूछो जनु, पूछो ही मत। भौए हमारी आईब्रोज जो होती है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है मानो मदन। अब देखिए कामदेव के लिए यहाँ मदन शब्द का प्रयोग किया, कभी अनंग शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी मनमत शब्द का प्रयोग करते हैं, मनसिज शब्द का प्रयोग करते हैं, अब मदन शब्द का प्रयोग है। तो कवि का शब्द भंडार अपूर्व है, और शब्द भंडार असीमित है, और विषय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार वे उन पर्यायों का प्रयोग करते हैं। और कोई भी पर्याय ऐसा नहीं लगता कि वो जबरदस्ती रख दिया गया हो, भार स्वरूप हो गया या कृत्रिम जान पड़ता हो। तो ऐसे लगता है मदन, कामदेव ने काजर धनु जोड़ल, काजल का धनुष जोड़ दिया है, काजल का धनुष चढ़ा दिया है। आंखों की आकृति, भौंवों की आकृति इस तरह से कर्व लिए हुए होती है, बंकिम होती है, तो वो बंकिम धनुष के आकार की है। तो काजल का धनुष कामदेव ने संधान कर लिया है। भन विद्यापति, भन कहते हैं, विद्यापति कहते हैं दूती वचने, एत सुनी कान कयल गमने, कि इस तरह से दूती के जैसे ही वचन सुने, दूती के मुख से जैसे ही राधा के सौंदर्य का वर्णन सुना, सुनते ही कान कृष्ण जो है उनका मन अधीर हो उठा, मिलने के लिए, देखने के लिए व्याकुल हो उठा, कयल गमने, और वो मिलने के लिए चल पड़े, गमन किया, वहां से वो चल पड़े, कहाँ गए? तो राधा से मिलने के लिए। तो इस तरह से
राधा के एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। तो ये सौंदर्य वर्णन कवि दो प्रकार से करते हैं। एक करते हैं एक एक अंग को लेकर एक एक पद की रचना करना। जैसे एक पद पूरा ले लिया जिसमें आंखों के ही सौंदर्य का वर्णन है, एक पद जिसमें सिर्फ बालों के ही सौंदर्य का वर्णन है। और कई बार कवि करते हैं कि एक ही पद में सभी अंगों का एक साथ वर्णन कर देना, वो संश्लिष्ट वर्णन कहलाता है, संश्लिष्ट सौंदर्य वर्णन कहलाता है। जैसे इस वाले पद में हम संश्लिष्ट सौंदर्य वर्णन देख रहे हैं, उनके आंखों का वर्णन, होठों का वर्णन, उसके स्तनों का वर्णन और कमर का वर्णन, ये सारा एक साथ दिया, भौहों का चित्रण, तो ये संश्लिष्ट सौंदर्य वर्णन है। श्रृंगार रस तो है ही, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत इन्होंने नक्षिक सौंदर्य चित्रण इस पद में किया है। ये बेनीपुरी जी के संपादित विद्यापति पदावली का 10वां पद है। अब इसी तरह से हम एक और पद देखते हैं, वो भी नक्षिक सौंदर्य का ही है। सजनी अपरूप पेखली रामा, कनक लता अवलंबन उवल हरिन हीन हम हिम धामा, नयन नलिनी दो अंजन रंजित, भो विभंग विलासा, चकित चकोर जोर बिहिबाल, केवल काजर पासा। तो सजनी, यहाँ एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कह रही है और वे उसे कहती है कि हे सजनी, हे सखी, अपरूप पेखली रामा, एक ऐसी सुंदरी को मैंने आज देखा। पेखली देखा जो कैसी अपरूप, अपूर्व है, अप्रतिम है, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने पहले पद में भी देखा था, अपरूप के भी आनि मिलाओ, वहां विधाता के लिए अपरूप शब्द का प्रयोग किया। अपरूप शब्द का प्रयोग विद्यापति सौंदर्य के संदर्भ में बहुत करते हैं और यहाँ भी उस अपरूप सौंदर्य की बात कर रहे हैं कि वो रमणी, वो स्त्री जिसका सौंदर्य अपरूप है, जो मन को पुलकित करने वाला है, जो प्राणों को स्पंदित कर देने वाला है, शरीर को रोमांचित कर देने वाला है, ऐसा सौंदर्य अपरूप कहलाता है। और विद्यापति इसका बहुत सुंदर चित्रण अपने पदों में बार बार करते हैं। अब वो कैसी है? कनक लता अवलंबन उवल हरिन हीन हिम धामा। जब केवल उपमानों का वर्णन किया जाता है, उपमेय का चित्रण नहीं होता, केवल अप्रस्तुत विधान ही आते, अप्रस्तुतों का ही वर्णन रहता है, वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर विद्यापति केवल उपमानों का ही वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कनक लता, स्वर्ण लता का अवलंबन, आश्रय लेकर के उवल, उदय हो गया है, उगाया है। क्या? हरिणहीन, हिरण से रहित, हिमधाम, हिमधाम चंद्रमा के लिए, चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करने वाला है, हिम का धाम है। तो चंद्रमा में हिरण होता है, परंतु राधा का मुख निष्कलंक है, राधा के मुख पर कोई दाग नहीं है। और राधा की उपमा चंद्रमा से देनी है, परंतु राधा कलंक रहित है, निष्कलंक है, इसलिए विद्यापति उनके मुख की उपमा करते हैं हरिणहीन हिमधामा, निष्कलंक चंद्रमा के साथ। कि स्वर्ण लता, देह यष्टि, उसका स्वर्णिम शरीर, स्वर्ण सोने जैसा शरीर, और उसका सहारा लेकर के निष्कलंक चंद्रमा उगाया। ये केवल उपमानों का, केवल अप्रस्तुत विधान का वर्णन है। नयन नलिनी दो अंजन रंजित, उसकी जो दोनों आंखों रूपी कमलिनियां हैं वो अंजन रंजित, काजल से रंगी हुई है, और उनके ऊपर भोहो विभंग विलासा, भोवों का, भ्रिकुटी का विभंग, उनका जो बंकिमपन है, उनकी जो कुटिलता है वो सुशोभित हो रही है, भवों का तिरछापन, बंकिमपन सुशोभित हो रहा है। और चकित चकोर जोर बिहिबाल, केवल काजर पासा, आंखों में जो पुतलियां होती हैं उसके लिए
चकोर का जोड़ा का है। दो आंखें, दो पुतलियां हैं, तो उनको दो चकोर पक्षी। कौन से चकोर पक्षी? बाल चकोर, बालक जो छोटे चकोर पक्षी है। तो वो आंखों की पुतलियां क्या है कि चकित चकोरों का जोड़ा है, चकित बाल चकोरों का जोड़ा है, जो विधाता ने बनाया। विही शब्द है, विधाता के द्वारा दो चकोरों का जोड़ा वहां पर बिठा, आश्चर्यचकित होकर के बैठा हुआ है। किससे बंधा हुआ? केवल काजर पासा, धनुष रूपी काजल के पाश से बंधा हुआ, काजल के पाश से बंधा हुआ चकोर पक्षियों का, बाल चकोर का जोड़ा विधाता ने वहां पर रख दिया है। ये आंखों के सौंदर्य का वर्णन है। आंखों के लिए एक मौलिक कवि ने कल्पना की है, अद्भुत कल्पना की है। गिरिभर गरु पयोधर परसती, गिम गज मोती कहारा। अब गिम, गले में राधा ने मोतियों का, गज मुक्ताओं का हार धारण किया हुआ है। गज मुक्ता मोती होते हैं, तो गले में गज मुक्ताओं का जो हार पहना हुआ है, वे हार उसके गिरिबर गर्व, पर्वत की तरह भारी, पयोधर परसती, उसके स्तनों को, उसके वक्षस्थल को स्पर्श कर रहा है। परसती स्पर्श कर रहा है, तो हार लंबा है और वह उसके गले में, उसके वक्षस्थल तक लटक रहा है। उसको देख करके कवि क्या कल्पना करता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो काम कंबू भरी, कनक शंभु परी, धारे सुरसरी धारा। कि कामदेव ने कंबू भर के, शंख भर करके सुरसरी धारा, गंगा की धारा को कनक शंभु परी धारी, सोने के शंभु के ऊपर, सोने के शिव के ऊपर डाल रहा हो। शिवलिंग के ऊपर जल की धारा डाली जाती है, तो यहाँ कवि ये कल्पना कर रहा है, जो गिम, गर्दन है वो शंख है, और गले में जो मोतियों की, गज मुक्ताओं की माला डाली हुई है, वो सुरसरी धारा है, गंगा की धारा है। और कामदेव शंख में गंगा की धारा भर करके किस पर डाल रहा है? कनक शंभु। अब ये कनक शंभु क्या है? स्वर्णिम शंभु क्या है? उसका स्तन, उसके वक्षस्थल। तो इसके लिए कवि बहुत सुंदर एक मौलिक कल्पना करते हैं, एक अप्रस्तुत विधान प्रस्तुत करते हैं, उत्प्रेक्षा करते हैं। अब ऐसी सुंदर स्त्री को, ऐसी सुंदरी को कौन प्राप्त कर सकता है? उसको पाने योग्य कौन है? कोई बड़भागी, कोई बहुत भाग्यशाली। सोई पावै बहुभागी, वही बड़ा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली व्यक्ति ही उसको पा सकता है, जिसने पयसी प्रयाग जाग सत जागई, जिसने प्रयाग जाकर के सैकड़ों यज्ञों का विधान किया हो, अनेक यज्ञ करके सिद्ध किया हो, प्रभु को, ईश्वर को मनाया हो, उनको प्रसन्न किया हो, ऐसा कोई सौभाग्यशाली ही उस सुंदरी को प्राप्त करने योग्य है। विद्यापति कहे गोकुल नायक, विद्यापति कहते हैं गोकुल नायक, कृष्ण के अतिरिक्त और कौन ऐसा सौभाग्यशाली हो सकता है? गोपी जन अनुरागी, जो गोपियों के अनुरागी है, जिससे गोपियां भी प्रेम करती हैं और ये भी गोपियों से प्रेम करते हैं। तो ऐसे गोपी जन अनुरागी गोकुल नायक कृष्ण के अतिरिक्त उस अप्रतिम सौंदर्य संपन्न राधा को और कौन प्राप्त कर सकता है? तो ये मित्रों, मैंने आपके सामने आज राधा के वयासंधि का और नक्षिक सौंदर्य का चित्रण इन पदों में किया। अगली बार हम अगले पदों के साथ उनकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।